आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज आपके सामने चैप्टर नंबर 11 हीट, जो कि आपके फिज़िक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। और अब जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जो टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, ख़ास तौर पर उनको देखते हुए एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम। तो आइए लेट्स स्टार्ट। बेटे, ये आपके सामने पहला एमसीक्यू आ रहा है, जहाँ पर ये हमसे मांग रहा है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। याद रहे कि इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, और ये टर्म आपने चैप्टर 11 में पढ़ी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मुराद है कि जब आप 1 किलोग्राम सब्सटेंस को जो हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री यानी 1 केल्विन बढ़ जाता है, उस अमाउंट ऑफ हीट को आप कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ ये उसका यूनिट मांग रहा है, तो मैंने आपके सामने आसानी के लिए इसका फॉर्मूला लिख दिया है, जो कि आपने थ्योरी में पढ़ा है। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। ऊपर हीट एनर्जी आ रही है, नीचे इसका मास आ रहा है, और फिर टेम्परेचर। तो यहाँ पर इसका जो यूनिट बनेगा, हीट एनर्जी का यूनिट जूल होगा, मास का किलोग्राम, और टेम्परेचर केल्विन। तो इसलिए करेक्ट आंसर है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये आपको आसान लगा होगा। बढ़ते हैं आगे। बेटे, यहाँ पर आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो 4 एप्लीकेशंस आपने थ्योरी में पढ़ी हैं, उनमें से एक के बारे में पूछ रहा है कि बताइए उन चारों में से किस प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम वर्क होता है। तो मैं आपको रिमाइंड कराऊँ कि आपने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था। वो क्या होता था कि जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी हम अपने सिलेंडर को रख देते हैं रिजर्वायर के ऊपर, जो कि कंटिन्यू हीट सप्लाई करता रहता है, और अगर पिस्टन ऊपर वर्क करेगा तो वो दोबारा नीचे से हीट गेन कर लेगा, और यूँ उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ऐसे प्रोसेस में मेरे बेटे मैक्सिमम वर्क डन होता है। जितनी आप हीट एनर्जी देते हैं वो टोटल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इट मीन्स कि उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो यूँ हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वर्क डन का प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसलिए आइसोथर्मल इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। फिर बेटे, यहाँ पर आपके सामने कन्वर्जन पूछी जा रही है। पास्ट ईयर में एमसीक्यू आ चुका है कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने सीएम क्यूब होंगे, यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे। तो बहुत इजी सी कन्वर्जन है। जैसे कि आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। तो अब मीटर पे क्यूब आ रहा है, तो यहाँ 10 की पावर 2 पे भी क्यूब आ जाएगा, और ये सीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, और यूँ पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर 10 की पावर 6 बन गई। तो 10 की पावर 6 सीएम क्यूब, जो थर्ड ऑप्शन है, इट इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेरे बेटे, यहाँ पर आपके सामने एक कन्वर्जन आ रही है, यानी हीट एनर्जी के आप इस चैप्टर में मुख्तलिफ यूनिट्स पढ़ेंगे। तो उसमें एक यूनिट तो एनर्जी जैसे जूल है, ऐसे ही बेटा एक यूनिट इसका कैलोरी भी है, और ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी इसका एक आप यूनिट पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फिलहाल यहाँ पर कैलोरी की कन्वर्जन मांग रहा है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो नीचे फॉर्मूला बुक में आपको मिल जाएगा कि 1 कैलोरी में 4.184 जूल हैं। इट मीन्स लास्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे मैंने नीचे बताया कि अगर 1 BTU आ जाए, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसमें 1024 जूल होंगे। बढ़ते हैं आगे। बेटा, ये अगला एमसीक्यू रिलेटेड है आपके टॉपिक कार्नोट इंजन से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला है करेक्ट, वो इन 4 में से कौन सा है। तो मैंने नीचे आसानी के लिए आपको ये फॉर्मूला थ्योरी में अपने ड्राइव किया है कि एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - T2 अपॉन T1, जो कि यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन में किसी से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हैं। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ दिया हुआ नहीं है। इट मीन्स नन इज़ द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आसान लगा होगा। चलते हैं आगे।
बेटा यहाँ पर आपके सामने ये एक डेफिनेशन आ रही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जिसको आप स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। तो यहाँ पर उस डेफिनेशन से पिक करना है कि नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि किस क्वांटिटी की डेफिनेशन है। तो आप देख सकते हैं कि ये बोल रहा है द हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज इन द टेम्परेचर, यानी 1 केल्विन चेंज टेम्परेचर में आ जाए ऑफ अ यूनिट मास यानी 1 kg सब्सटेंस में, तो ऐसी हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। फिर बेटे यहाँ पर आपके सामने जो एमसीक्यू दिया हुआ है ये दोबारा उसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की 4 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन से कनेक्टेड है कि यहाँ पर जो प्रेशर कुकर घरों में यूज होता है, ये पूछ रहे हैं कि वो किस प्रोसेस पे वर्क करता है। तो बहुत ही आसान है। प्रेशर कुकर के अंदर जैसा कि आप देखते हैं कि ऊपर से पिस्टन हम लोग टाइट रखते हैं और अंदर वो जो भी चीज़ है आप गर्म करने रख देते हैं और वो हीट होती रहती है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती रहती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, लेकिन वो ऊपर पिस्टन पे जाके वर्क नहीं करते क्योंकि हमने पिस्टन टाइट किया होता है। तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। मैंने नीचे आपके लिए मेंशन भी कर दिया है आइसोकोरिक प्रोसेस की डेफिनेशन, यानी वो प्रोसेस जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेक प्लेस करेगा उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो प्रेशर कुकर के अंदर पिस्टन जब फिक्स हो जाता है तो वो वर्क नहीं करता, अंदर उसकी एनर्जी बढ़ती रहती है, लेकिन जो वॉल्यूम में चेंज है वो ज़ीरो रहता है, इसलिए वो वर्क डन ज़ीरो हो जाता है, पिस्टन ऊपर नहीं जाता है। और इस सूरत में जितनी भी हीट एनर्जी आप दे रहे होते हैं वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वर्क डन नहीं हो पाता। तो जो प्रेशर कुकर है वो वर्क करता है आइसोकोरिक प्रोसेस पर। बढ़ते हैं आगे। बेटा अगला एमसीक्यू आपके सामने आ गया है। यहाँ पर भी फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन आइसोबैरिक प्रोसेस जो आपने पढ़ा था उसके हवाले से पूछा जा रहा है। आइसोबैरिक में आपको रिमाइंड कराऊं कि इसमें हम क्या करते हैं, पिस्टन को फ्री छोड़ देते हैं, यानी जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से प्रेशर उस पर लग रहा होता है और जो गैस उसके अंदर होती है वो जहाँ पर आकर पिस्टन को रोकती है ये पिस्टन वहीं रुक जाता है। लेकिन जब हम इस सिस्टम को नीचे से हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन पे वर्क करते हैं, क्योंकि पिस्टन यहाँ पे टाइट नहीं है तो पिस्टन ऊपर चला जाता है और वर्डन होता है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस पूछ रहा है कि कितना वर्डन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक रिमाइंड करा दूं कि वर्डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स बराबर है प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया और एक डेल्टा वाई का जो प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम बन जाएगा। तो यूं वर्डन का फॉर्मूला आपने आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ा था कि वो पी डेल्टा वी के बराबर होता है। अब जनरल गैस इक्वेशन में पी वी इक्वल टू एनआरटी और ऐसे ही पी वी टू माइनस वी वन। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो तीनों ही उसका वर्डन दे रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये आपको आसान लगा होगा। बढ़ते हैं आगे। बेटे ये अगला सवाल आपके सामने आ रहा है जहां पर ये डायरेक्शन पूछ रहा है हीट की, कि हीट किधर फ्लो करेगी और कहां से स्टार्ट होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हीट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा हॉट से कोल्ड बॉडी की जानिब होती है। तो यहाँ पर हमें पिक करना होगा कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है और कौन सा कम। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज ग्रेटर देन -30 डिग्री सेंटीग्रेड, देयरफॉर हीट विल फ्लो फ्रॉम -10 डिग्री टू -30। इट इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज -10 इज लिटिल बिट हॉटर देन -30। तो करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। मेरे बेटे यहाँ पर आपके सामने ही ब्लैंक पास्ट ईयर में आ चुकी है कि ये हीट एनर्जी के बारे में इसने नीचे 4 यूनिट दिए हुए हैं और पिक करना है कि कौन सा यूनिट हीट एनर्जी का नहीं हो सकता। तो बात बहुत सिंपल है कि जूल, बीटी और कैलोरी ये तीनों हीट एनर्जी के यूनिट हैं, लेकिन केल्विन जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है, इसलिए केल्विन हीट एनर्जी का यूनिट नहीं हो सकता। तो केल्विन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो बेटे यहाँ पर आपको याद होगा कि आपने जब थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक पढ़ा था, लीनियर एक्सपेंशन वाला, फिर बाद में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ा, तो वहाँ 2 नाम आपको याद आए होंगे, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर ही उनके ज़माने एक रिलेशन मांग रहा है और लीनियर एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है उसको अल्फा से शो करते हैं और वॉल्यूमेट्रिक वाले को बीटा से। तो यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा किसके बराबर है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में।
तो जैसे कि फॉर्मूला आपको याद है कि हमने पढ़ा था बीटा बराबर होता 3 अल्फा के, लेकिन अब यहाँ पर वो लीनियर एक्सपेंशन अल्फा के बारे में पूछ रहा है कि वो कितने टाइम्स है बीटा के। तो हम ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1/3 बीटा। तो इट मीन्स ये 1/3 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपके सामने शुरुआत कर दी है हीट के एमसीक्यूज की, और मैं इसको मज़ीद और एमसीक्यूज पास पेपर के निकाल कर आपसे शेयर करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बार बार दोहराएंगे। और याद रहे ये एमसीक्यूज आपके एग्ज़ाम में 40 मार्क्स के आने वाले हैं, उनमें से कुछ एमसीक्यूज हीट के होंगे। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।